नमस्कार। साल 2025 में माउंट एवरेस्ट पर पर्वतारोहियों की चढ़ाई के खत्म होते ही एक बार फिर से हिमालय, पर्यावरण और शेरपाओं की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। जारी आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष कुल 787 सफल चढ़ाइयां दर्ज की गई, जिनमें से 257 मुख्य पर्वतारोही थे और उन्हें सहायता प्रदान करने वाले 421 सहयोगी पर्वतारोहियों की टीम थी। कुल मिलाकर साल 2025 में एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वालों की संख्या 786 रही, जो कि 2019 के रिकॉर्ड 877 सफल चढ़ाइयों से थोड़ी कम है। एवरेस्ट के ऊपरी हिस्सों में 3 मौतें दर्ज की गई, जबकि कुल 5 पर्वतारोहियों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन चिंता का विषय कुछ और है। इस साल 4 ब्रिटिश पर्वतारोहियों ने एक ही सप्ताह में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की, जिसमें उन्होंने ज़ीनन गैस का इस्तेमाल किया ताकि वे तेजी से ऊंचाई के अनुकूल हो जाएं। इस तरीके में चढ़ाई से पहले और चढ़ाई के दौरान इस गैस को सांस के जरिए शरीर में लिया जाता है। लेकिन पर्वतारोहियों के अभिन्न सहयोगी नेपाल के शेरपाओं ने इसके बाबत चेतावनी जारी की है। ज़ीनन गैस और हाइपोक्सिक टेंट के अंधाधुंध उपयोग से जहां पर्वतारोहण की नैतिकता और पारंपरिक ज्ञान को खतरा है, वहीं दूसरी तरफ इससे अनुभवहीन पर्वतारोहियों को गलत प्रोत्साहन मिल रहा है। एवरेस्ट पर बर्फ, हवा और पानी के स्रोत मानव मल, प्लास्टिक की बोतलें और जहरीली कचरे से प्रदूषित हो रहे हैं। हिमालय में प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन इतनी तेजी से हो रहा है कि मार्च 2025 में ही नेपाल में एक याला नामक ग्लेशियर के मृत होने की खबरें आई। ये एक ऐसा ग्लेशियर था जिससे विशेषज्ञ बार बार अध्ययन के लिए चुनते थे। आज याला ग्लेशियर इतना सिकुड़ चुका है कि उसकी गतिशीलता हमेशा के लिए समाप्त हो गई है, यानी तकनीकी दृष्टि से अब वह डेड ग्लेशियर है। एवरेस्ट अपने 8,849 मीटर की ऊंचाई के साथ विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ब्रिटिश सर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इस पर्वत के नाम रखे जाने से पहले इसका स्थानीय नाम तिब्बती भाषा में चोमुलुंगमा और नेपाली में सागरमाथा था। इन जगहों में आज भी ये इसी नाम से जाना जाता है। यहाँ रहने वाले समुदायों के लिए ये सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि इष्ट भी है। इस शिखर पर न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी और नेपाली शेरपा तेंजिंग नोर्गे ने 1953 में पहली चढ़ाई की थी। तब से लेकर आज तक 7,269 लोगों ने एवरेस्ट पर जीत दर्ज की है और चढ़ाई स्वरूप को पूरी तरीके से बदल दिया है। इसका श्रेय न केवल तकनीकी प्रगति और पर्यावरण संबंधी ज्ञान को जाता है, बल्कि 90 के दशक से चल रहे उन कमर्शियल अभियानों को भी, जो पर्वतारोहियों के लिए एक तरह का सुलभ मार्ग उपलब्ध करा रहे हैं। एवरेस्ट की यात्रा 4 मुख्य चरण, तैयारी, तापमान अनुकूलन, शिविरों की स्थापना और अंतिम समिट पुश में बटी हुई है। अधिकांश पर्वतारोहण यात्राएं नेपाल के लुकला तक की उड़ान से शुरू होती है, जिसमें एवरेस्ट के बेस कैंप 5,364 मीटर तक की ट्रैकिंग अनिवार्य है। बेस कैंप पहुंचने के बाद पर्वतारोही रोटेशन क्लाइम्स करते हैं, जिसमें ऊंचे कैंप तक की चढ़ाई और फिर नीचे लौटकर विश्राम किया जाता है। आमतौर पर इसमें 6,065 से लेकर 6,400 मीटर तक की चढ़ाई और वापसी होती है। एवरेस्ट के दक्षिण मार्ग में, जो नेपाल का हिस्सा है, उस पर 4 कैंप बनाए जाते हैं। इसमें 6400 मीटर से लेकर 7,900 मीटर तक की ऊंचाई होती है। इसमें खम्बू से लेकर डेथ जोन तक का इलाका शामिल है। इसके बाद चढ़ाई 8,849 मीटर की चोटी पर जाकर खत्म होती है, जो एवरेस्ट समिट कहलाती है। यहाँ कुछ ही मिनट रुकने की इजाजत है। केवल चोटी पर पहुँचना लक्ष्य नहीं होता, बल्कि सुरक्षित वापस लौटना भी होता है। अत्यधिक थकान, ऑक्सीजन की कमी और अचानक बदलते मौसम जानलेवा हो सकते हैं, लेकिन ये सारी जीत और चमक एक बड़ी कीमत के बदले आ रहे हैं। नेपाल में लगातार हो रहे सत्ता परिवर्तन, आर्थिक दबाव, चीन के राजनीतिक और सामरिक घुसपैठ के बीच हिमालय, जलवायु और शेरपा इसका मोल चुका रहे हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड की 2023-2024 की रिपोर्ट के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान 6.7% तक पहुंच गया है, जिसमें केवल माउंट एवरेस्ट की पर्वतारोहण गतिविधियों से 2024 में 478 परमिट से लगभग 100 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया गया था।
मगर ये आर्थिक आंकड़ा जितना उत्साहजनक दिखता है, एवरेस्ट का पर्यावरणीय शोषण उतना ही दुखद है। सोशल मीडिया और कुछ हटकर करने के दबाव ने एडवेंचर स्पोर्ट्स और पर्वतारोहण को क्लाइंबिंग फैक्ट्री बना दिया है। ग्लोबल हिमालयन रिसर्च प्रोजेक्ट के अनुसार पिछले वर्ष सफाई अभियानों के दौरान एवरेस्ट से प्लास्टिक, कैंपिंग गियर, भोजन पैकेट्स और खाली ऑक्सीजन सिलेंडरों के रूप में 30 टन से अधिक कचरा हटाया गया था। हिमालयन डेटाबेस क्लाइंबिंग सीजन 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार केवल 2023 के एक सीजन में ही एवरेस्ट पर अमूमन 8000 किलोग्राम मानव मल फेंका गया था। मॉनसून के दौरान यह मल वर्षा के जल के साथ नीचे बहता है और खम्बू ग्लेशियर की पिघलती धाराओं में घुलकर स्थानीय जल स्रोतों को दूषित करता है। इन धाराओं से सटे गांवों में लोग इन्हीं जल स्रोतों से पीने और घरेलू कार्यों के लिए पानी लेते हैं। इन जल स्रोतों में बैक्टीरिया और रोगाणुओं की बढ़ती मात्रा के चलते स्थानीय आबादी में डायरिया, पेचिश और पेट के संक्रमणों में वृद्धि देखी जा रही है। एवरेस्ट की हर चढ़ाई के पीछे एक शेरपा होता है जो न केवल भार उठाता है बल्कि कई बार अपना जीवन भी दांव पर लगा देता है। वर्ष 2025 में एवरेस्ट चढ़ाई के दौरान 5 शेरपा गाइड की मौत हो गई है। इनमें से 2 शेरपाओं की मौत बेस कैंप में हुई, बाकी 3 शेरपाओं की मौत चढ़ने के बीच हुई। पूरी ट्रिप के दौरान कैंप में आवश्यक सामग्री, खाद्य पदार्थ, ईंधन, ऑक्सीजन सिलेंडर हाई ऑल्टीट्यूड पोर्टरों और अनुभवी शेरपाओं द्वारा पहुंचाई जाती है। इतना ही नहीं, दुर्गम परिस्थितियों में पर्वतारोही को ढोना और अपने लिए प्रयोग आने वाला कृत्रिम ऑक्सीजन बचाकर उन्हें देना, ये काम भी शेरपा के हिस्से आते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि शेरपाओं के शरीर में 3 विशेष जीन EPAS1, EGIN1 और PPARA उन्हें उच्च ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन में भी कुशलता से कार्य करने में मदद करते हैं। इसी जैविक अनुकंपा के कारण शेरपा 8000 मीटर से ऊपर के डेथ जोन में भी दूसरों की तुलना में अधिक स्थिरता और कार्यक्षमता के साथ काम कर सकते हैं। इन शेरपाओं की कमाई प्रति सीजन औसतन 3 से 5 लाख के बीच होती है, मगर ये पूरे अभियान में होने वाले खर्च का सिर्फ 10% है, जबकि इसमें शेरपाओं पर जोखिम 100% का होता है। UNDP नेपाल गरीबी विश्लेषण रिपोर्ट 2022 के अनुसार अधिकांश शेरपा परिवार अब भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जहां चिकित्सा, शिक्षा और वैकल्पिक रोजगार के अवसर न के बराबर है। बावजूद इसके शेरपा एवरेस्ट फतेह की नींव हैं। माउंट एवरेस्ट, जो कभी आस्था और संयम का प्रतीक था, अब अति पर्यटन और रिकॉर्ड बनाने की होड़ में दबने लगा है। पर्वतारोहियों की लंबी कतार आज डेथ जोन तक देखी जा रही है, जहां न ऑक्सीजन पर्याप्त है और न ही समय। एवरेस्ट पर बर्फ, पानी और शेरपा खत्म होते जा रहे हैं। अत्यधिक टूरिस्ट परमिट और कृत्रिम चीजों के इस्तेमाल पर रोक जरूरी है। रोक रिकॉर्ड बनाने और तोड़ने की होड़ पर भी लगाना होगा। साथ ही जरूरी है कि शेरपाओं की भूमिका को वैधिक और आर्थिक सहायता मिले। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, खासकर संयुक्त राष्ट्र और पर्वतारोहण संघों को नीतिगत सुधारों के लिए आगे आने की जरूरत है। चोटी पर व्यवस्था हर बार शोषण से ही बने, ये जरूरी नहीं। वर्ल्ड व्यू में आज के लिए इतना ही। अगली बार एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार। द लेंस.in को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।